आज की इस क्लास में जानेंगे किस्त भुगतान पद्धति का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब देखो, किस्त भुगतान पद्धति को शॉर्ट में आईपीएस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आईपीएस मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। वैसे आईपीएस का मतलब जनरली होता है इंडियन पुलिस सर्विस, लेकिन अकाउंटिंग में आईपीएस का मतलब हो जाएगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जिसे किस्त भुगतान पद्धति के नाम से जानते हैं। किराया क्रय पद्धति से मिलती जुलती माल बेचने की एक अन्य पद्धति भी है, जिसे किस्त भुगतान पद्धति के नाम से जाना जाता है या किस्त भुगतान पद्धति कहते हैं। मतलब जैसे हायर परचेज सिस्टम में माल को बेचा जाता था, ठीक उसी प्रकार किस्त भुगतान पद्धति में भी माल को बेचा जाएगा, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। किराया क्रय पद्धति का अलग रूल था और किस्त भुगतान पद्धति का अलग रूल है। इस पद्धति में क्रेता को माल की पूरी रकम का भुगतान एक साथ नहीं करना पड़ता है। मतलब किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता जो माल खरीदने वाला होता है उसको उस माल की पूरी रकम का जो भुगतान है या पेमेंट एक साथ नहीं करता है, बल्कि उसका पेमेंट जो है किस्तों में करना पड़ता है। ठीक है, और किंतु माल का स्वामित्व क्रेता पर तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है, हस्तांतरित हो जाता है, मालकाना हक तुरंत प्राप्त हो जाता है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में मालकाना हक तुरंत नहीं मिलता है। ठीक है, अब परिभाषा की बात करते हैं। कार्टर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल का स्वामित्व तुरंत क्रेता पर ट्रांसफर हो जाता है। अब देखो, कार्टर ने वही कहा है कि किस्त भुगतान पद्धति में माल का स्वामित्व जो है अर्थात मालकाना हक किसको मिलता है, क्रेता को तुरंत मिल जाता है किस्त भुगतान पद्धति में। ठीक है, अर्थात माल पर उसका वास्तविक स्वामित्व हो जाता है और एक्चुअल में क्रेता जो है उस वस्तु का क्या होता है, मालिक बन जाता है। ठीक है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, तुरंत मालिक नहीं बनता उस पर, यद्यपि उसे जो है उस पर भुगतान कई वर्षों में करना पड़ता है। और जो माल खरीदता है किस्त भुगतान पद्धति में उसका पेमेंट वह कई वर्षों में करता है। ठीक है, और कई किस्तों में करता है। यदि क्रेता द्वारा किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो विक्रेता माल को वापस नहीं ले सकता। और यदि क्या होता है, संयोगवश कि क्रेता ने किसी भी किस्त का भुगतान नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता माल को वापस नहीं ले सकता है, छीन नहीं सकता है। इन हायर परचेज सिस्टम में यदि क्रेता ने कोई किस्त का भुगतान नहीं किया तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता था, विक्रेता उस माल को वापस कर लेता था, छीन लेता था। ठीक, लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में ऐसा नहीं होता है और यह केवल बाकी रकम के लिए दावा कर सकता है। इसमें जो है किस्त भुगतान पद्धति में विक्रेता माल को वापस नहीं ले सकता, छीन नहीं सकता है, बल्कि जो बाकी रकम होती है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है। ठीक है, आदर्श परिभाषा की बात करते हैं तो किस्त भुगतान पद्धति जो है बिक्री की एक ऐसी पद्धति है, मतलब जो किस्त भुगतान पद्धति होती है वस्तुओं को बेचने एवं खरीदने का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपसी अनुबंध के द्वारा, मतलब क्रेता एवं विक्रेता के बीच जो अनुबंध होता है उसके द्वारा संपत्ति का स्वामित्व बिक्री के समय क्रेता को ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब जो संपत्ति बेची जाती है क्रेता को विक्रेता के द्वारा, ठीक है, तो क्रेता उस संपत्ति का मालिक तुरंत बन जाता है जो संपत्ति खरीदता है, एवं संपत्ति की सुपुर्दगी भी क्रेता को कर दी जाती है। मतलब जो संपत्ति क्रेता ने खरीदा विक्रेता के द्वारा उस संपत्ति को क्रेता को सौंप दी जाती है। ठीक है, और बिक्री की राशि का भुगतान किस्तों द्वारा होता है। जो माल या संपत्ति क्रेता ने खरीदा है उसका भुगतान, ठीक है, वो किस्तों में करता है तथा ब्याज किस्त में शामिल हो सकता है। और ब्याज की जो राशि है वो किस्त में शामिल हो सकता है और नहीं भी शामिल हो सकता है, या किस्त के अतिरिक्त भी दिया जा सकता है ब्याज को। किसी भी भुगतान की त्रुटि की दशा में विक्रेता को माल वापस लेने का अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि क्रेता ने किसी किस्त का भुगतान नहीं किया तो ऐसी दशा में विक्रेता उस माल को वापस नहीं ले सकता है, छीन नहीं सकता है। ठीक है, वह आदत्त मूल्य के लिए केवल दावा कर सकता है। विक्रेता जो है आदत्त मूल्य के लिए जो बाकी मूल्य है या किस्त बाकी है उसके लिए केवल दावा कर सकता है, लेकिन वस्तु को या माल को छीन नहीं सकता है। ये होता है किस्त भुगतान पद्धति का अर्थ एवं परिभाषा। किस्त भुगतान पद्धति की विशेषताएं। अब देखो, किस्त भुगतान पद्धति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला होता है उधार बिक्री होना। इसमें क्या होता है कि विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल तो बेचा ही जाता है और माल की सुपुर्दगी भी क्रेता को दे दी जाती है, लेकिन उस माल का पूर्ण भुगतान, ठीक है, एक साथ नहीं होता है। अर्थात जितना रकम होता है उसको एक बार में नहीं देते हैं, किस्तों में देते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उधार बिक्री कहते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा भुगतान किस्तों में होना। अब देखो, किस्त भुगतान पद्धति में जो पेमेंट का मेथड होता है उसको किस्तों में दिया जाता है विक्रेता को। तीसरा हो जाएगा माल की सुपुर्दगी क्रेता को होना। और उसके बाद में जैसे ही क्रेता जो है
पहली किस्त का भुगतान करता है, विक्रेता उस माल को क्रेता को सौंप देता है, ठीक है। चौथा नंबर हो जाएगा सौदा होते ही स्वामित्व का हस्तांतरण होना। मतलब जैसे ही सौदा होता है, पहली किस्त का भुगतान करता है क्रेता, वैसे ही क्रेता जो है उस वस्तु या संपत्ति का मालिक हो जाता है, अर्थात स्वामी बन जाता है, ठीक है। पांचवा नंबर हो जाएगा किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को दावे करने का अधिकार होना। क्या होता है कि यदि क्रेता ने किसी किस्त के भुगतान करने में त्रुटि कर दी या नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में यह अधिकार विक्रेता को होता है कि वह दावा कर सकता है उस किस्त के लिए, उस रकम के लिए। 6 नंबर हो जाएगा विक्रेता द्वारा बिक्री करने या गिरवी रखने पर दूसरे व्यक्ति को श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार प्राप्त होना। जो है देखो, क्रेता जो है माल को खरीदने के बाद यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति को गिरवी रखता है या दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति का उस माल पर स्वत्वाधिकार हो जाता है। 7 नंबर हो जाएगा किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर भुगतान की गई किस्तों का विक्रेता द्वारा जब्त ना करना। मतलब क्या होता है कि यदि क्रेता ने कोई किस्त का भुगतान नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में जो विक्रेता है उसके माल को जब्त नहीं कर सकता या छीन नहीं सकता है, ठीक है।